हेलो दोस्तों, अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है डेवलपमेंट। हम इस चैप्टर में डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे होता है और कैसे किया जाता है और कैसे बेहतर हो सकता है। हम इस चैप्टर में हर एक विजुअल और एनिमेशन की मदद से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। अब आपसे बात करते हैं कि आपके हिसाब से डेवलपमेंट क्या होता है। आपके हिसाब से डेवलपमेंट क्या होता है, तो आप कहेंगे कि बिल्डिंग का बन जाना डेवलपमेंट है। दूसरे लोग कहेंगे कि रोड का बन जाना डेवलपमेंट है। एक और व्यक्ति से पूछेंगे तो बोलेगा डेवलपमेंट के बारे में कि रेलवे का बन जाना डेवलपमेंट है। एक और व्यक्ति से पूछते तो वो कहेगा स्कूल का बन जाना डेवलपमेंट है। तो सबके माइंड में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के थॉट आ रहे हैं। लेकिन अब आपसे हम पूछेंगे कि एक लाइन में डेफिनेशन बताओ कि डेवलपमेंट क्या होता है। तो अपन लिखेंगे कि डेफिनेशन लिखेंगे द बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड डेवलपमेंट। मतलब किसी चीज का पहले से बेहतर हो जाना डेवलपमेंट कहलाता है। अब डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के क्या होते हैं, गोल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे एक लेबर है, इसका डेवलपमेंट गोल क्या रहेगा तुम्हारा, तो उसे एक दिन की अगर पूरी मजदूरी मिल जाए तो उसका ये क्या मिल जाएगा, उसका डेवलपमेंट गोल हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे किसान दे के रखा है, तो किसान का डेवलपमेंट गोल क्या होता है कि उसको अपनी फसल के अच्छे दाम मिल जाए, तो उसका क्या है, ये डेवलपमेंट गोल है। उसी प्रकार से एक बच्चा है, जिसका डेवलपमेंट गोल क्या है कि उसे कार मिल जाए, तो उसका ये क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट गोल हो जाएगा। इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के लोग होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट गोल होते हैं, डिफरेंट पीपल हैविंग डिफरेंट गोल। लेकिन कई बार ऐसा क्या होता है दोस्तों, ऐसा होता है कि एक के लिए तो वो डेवलपमेंट होता है, लेकिन वह दूसरों के लिए क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, मतलब हानिकारक हो जाता है। मतलब एक के लिए तो डेवलपमेंट है, लेकिन दूसरे के लिए क्या हो जा रहा है, डिस्ट्रक्टिव हो जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल से अपन समझते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि डैम बन जाए। ठीक है, डैम बन जाएगा तो आपको क्या फायदा होगा कि अच्छी आपको मिलेगी, वाटर सप्लाई मिलेगी और आपको अच्छी क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो आपके लिए तो फायदा हो गया। लेकिन वहीं जो दूसरी तरफ कौन लोग रहते हैं, ट्राइबल लोग रहते हैं, विलेजर लोग रहते हैं, उनके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर डैम बनता है तो उनको अपनी जगह क्या करना पड़ेगी, छोड़ना पड़ेगी, मतलब उनको गांव अपना खाली करना पड़ेगा। तो ये उनके लिए तो अच्छा है नहीं, अच्छी बात नहीं है ना उनके लिए। तो एक के लिए तो डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन दूसरे के लिए क्या हो रहा है, ये डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो डेवलपमेंट इज गुड फॉर वन बट अदर फॉर डिस्ट्रक्टिव। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इनकम एंड द अदर सोर्स। दोस्तों आज के समय में सबके डिफरेंट डिफरेंट गोल है, लेकिन सब चीज में एक चीज क्या है, कॉमन, वो क्या है, पैसा जरूर चाहिए। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे एक मजदूर है तो उसको दिन की अच्छी मजदूरी मिल जाए, मतलब उसको अच्छे खासे पैसे मिल जाए। दूसरे एग्जाम्पल से अपन समझते हैं, जैसे एक बिजनेसमैन है तो उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए है। और तीसरा क्या देके रखा, किसान देके रखा हुआ है, तो किसान क्या चाहेगा, उसे अपनी फसल के लिए अच्छे दाम मिल जाए। मतलब अपन को यह समझ में आ रहा है कि साफ साफ शब्दों में कही जाए तो एवरी वन वॉन्ट्स मोर मनी, या कहा जाए एवरी वन वॉन्ट्स मोर इनकम। मतलब हर एक को क्या चाहिए, पैसा जरूर चाहिए है। लेकिन ये रियलिटी में पैसा सब कुछ नहीं होता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इसके पीछे का कुछ रीजन है। चलिए देखते हैं। तो इस दुनिया में दो तरह के गोल होते हैं। एक तो होता है अपना क्या, मटेरियलिस्टिक गोल। मटेरियलिस्टिक गोल वो होता है जिसको अपन पैसे की मदद से खरीद सकते हैं। जैसे कि हाउस, घर खरीद सकते हैं अपन, टेलीविजन को खरीद सकते हैं पैसे की मदद से, कार को खरीद सकते हैं पैसे की मदद से, और अपन फ्रिज को खरीद सकते हैं पैसे की मदद से। तो ये सब क्या कहलाते हैं, मटेरियलिस्टिक गोल कहलाते हैं। वहीं अपन दूसरी बात करें नॉन मटेरियलिस्टिक गोल की, जिसका मतलब होता है जिसको अपन पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। जैसे पहली इक्वलिटी, बराबरी को अपन खरीद सकते हैं, इक्वलिटी नहीं खरीद सकते ना। उसी प्रकार से फ्रीडम भी नहीं खरीद सकते हैं अपन। रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट को भी नहीं खरीद सकते हैं अपन। सिक्योरिटी को भी नहीं खरीद सकते हैं। उसी प्रकार से अपन लव को भी नहीं खरीद सकते हैं और फ्रेंडशिप को भी नहीं खरीद सकते हैं। ये सब क्या है, इन्हें बोलते हैं अपन नॉन मटेरियलिस्टिक गोल, मतलब इन्हें हम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। सो डेवलपमेंट के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं है, नहीं होता, बल्कि पैसे के साथ साथ हमें नॉन मटेरियलिस्टिक गोल की भी जरूरत पड़ती है। सो अपन एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, जॉब करने जाता है बाहर, और पैसा उसको खूब सारा मिलता है, अच्छा खासा पैसा मिलता है उसको, और अच्छी खासी उसकी कमाई भी होती है। लेकिन उसको इक्वलिटी नहीं मिलती है, और जॉब सिक्योरिटी अच्छी नहीं मिलती है, और लोग वहाँ रिस्पेक्ट भी नहीं करते उसको। तो ये से डेवलपमेंट कहेंगे, नहीं कहेंगे? तो इससे डेवलपमेंट अपन बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि डेवलपमेंट के लिए अपन को दोनों चीज की जरूरत पड़ती है। एक तो अपन को पड़ती है इसकी मटेरियलिस्टिक गोल की, और दूसरी क्या जरूरत पड़ती है अपन को, नॉन मटेरियलिस्टिक गोल की। पैसा सब कुछ नहीं है ना, अगर इक्वलिटी नहीं मिलेगी, जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, तो पैसा किस काम का, जब तक अपन को दोनों चीज ना मिले, मटेरियलिस्टिक गोल नहीं मिले और साथ साथ अपन को चाहिए नॉन मटेरियलिस्टिक गोल भी चाहिए, दोनों चाहिए प्रॉपर तरीके से, तभी हम क्या माने जाएंगे, अपने आप को डेवलपमेंट का माने जाएंगे। तो अपन लिखेंगे मनी इज नॉट इनफ फॉर डेवलपमेंट। इन
द फैक्ट फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट। पीपल लुक्स बोथ, पीपल को दोनों चाहिए, पहले तो क्या चाहिए, मटेरियलिस्टिक गोल चाहिए और दूसरा चाहिए इनको नॉन मटेरियलिस्टिक गोल। और जो हमारा टॉपिक है वो भी यही है, इनकम एंड द अदर गोल्स। वहीं हम यही बताना चाह रहे हैं कि इनकम तो जरूरी है लेकिन साथ साथ क्या चाहिए हमें, अदर गोल भी जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल डेवलपमेंट। दोस्तों जो हमने अभी तक पढ़ा है वह पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए पढ़ा था। हमने यह जाना कि डेवलपमेंट मतलब एक व्यक्ति के हिसाब से होता है, लेकिन हम इस टॉपिक में जानेंगे कि पूरे नेशन का डेवलपमेंट कैसे होता है, मतलब पूरी कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होता है। यहाँ पर भी लोगों के अलग अलग थॉट होते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि देश का डेवलपमेंट तब होगा जब देश की सड़कें अच्छी होंगी, कुछ लोग कहेंगे देश का डेवलपमेंट तब होगा जब हेल्थ सेक्टर अच्छा होगा, कुछ लोग कहेंगे जब देश का डेवलपमेंट तब कहेंगे जब एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छा होगा, कुछ लोग कहेंगे कि देश का डेवलपमेंट तब माना जाएगा जब पेट्रोल के प्राइसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। मतलब जिस प्रकार लोगों के डेवलपमेंट गोल अलग अलग होते थे उसी प्रकार नेशन के डेवलपमेंट गोल भी लोगों के क्या है, अलग अलग थॉट हो सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशन टुवर्ड नेशन डेवलपमेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्ट। मतलब जो लोगों के अलग अलग विचार होंगे तो वह कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। इसलिए जब भी कुछ किया जाता है डेवलपमेंट के लिए तो ध्यान में रखा जाता है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके और नुकसान की गुंजाइश कम से कम हो। ये तो हम जानते हैं कि देश का विकास होना नेशनल डेवलपमेंट है, पर नेशनल डेवलपमेंट को हम डिफाइन कैसे करें? तो इसकी एक्चुअली डेफिनेशन क्या होगी, द अवेलेबिलिटी ऑफ कंट्री टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इट्स सिटीजन इज कॉल्ड एज नेशनल डेवलपमेंट। मतलब जब देश के नागरिकों का स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा तब हम कहेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब देश की तरक्की हो रही है। जब देश की तरक्की कब करेगा, जब देश के लोग तरक्की करेंगे। अब देश के लोग तरक्की कब करेंगे, जब हेल्थ सेक्टर क्या होगा, इम्प्रूव होगा, साथ साथ क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अच्छा मिलेगा लोगों को, साथ साथ क्या होगा, पब्लिक जो सेक्टर है, जो पब्लिक फैसिलिटी है वो भी लोगों को क्या मिलेगी, अच्छी तरीके से मिलेगी। और साथ साथ क्या, जो एजुकेशन सेक्टर है वो भी अच्छी तरीके से क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। तो देश अपने आप तरक्की करने लगेगा। आया समझ में? हाउ टू कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट। आपने देखा होगा कि कोई कंट्री डेवलप्ड होती है और कई कंट्रियां क्या होती है, अंडर डेवलप्ड होती हैं। तो हम कैसे पता करेंगे कि वह कंट्री डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है? तो हम इनकम के बेस पर, मतलब कोई कंट्री कितना कमाती है इस आधार पर हम कंपेयरिंग कर सकते हैं कि वो कंट्री डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है। जिस कंट्री की जितनी ज़्यादा इनकम होगी वह कंट्री उतनी ही डेवलप्ड होगी। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, फॉर कंपेयरिंग कंट्री इज कंसीडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। मतलब जो इनकम है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, उसको एट्रीब्यूट कंट्री को कंपेयर करने का। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। जब भी हम किसी कंट्री को कंपेयर करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे उसकी इनकम। वो भी कौन सी इनकम देखेंगे, पर कैपिटा इनकम, जिसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज इनकम भी कहते हैं। तो क्या होता है पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, द एवरेज इनकम अर्न पर पर्सन इन अ स्पेसिफिक ईयर। मतलब देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति कितने पैसे कमाता है, वो भी हर साल। तो सबसे पहले अपन याद करेंगे, इसको एक फॉर्मूला होता है इसको निकालने का बेसिकली। तो फॉर्मूला होता है टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन इक्वल टू निकलता है पर कैपिटा इनकम। तो इसको अपन पर कैपिटा इनकम कैसे निकालेंगे, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे ए बी सी और डी चार क्या है, तुम्हारे लोग पर्सन दे के रखेंगे, जिसमें से जो पहला पर्सन है वो कितने रुपए कमाता है, 3 रुपए कमाता है। इसी प्रकार से दूसरा पर्सन है वो कितने रुपए कमाता है, 7 रुपए कमाता है। इसी प्रकार से तीसरा पर्सन है सी, वो कितने रुपए कमाता है, वो 2 रुपए कमाता है। इसी प्रकार से जो डी वाला पर्सन वो कितने रुपए कमाता है, 4 रुपए कमाता है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, टोटल इनकम। तो टोटल इनकम कितनी हुई इनकी, 3 + 7 + 2 + 4। इसको अपन ने ऐड किया तो फाइनली कितना मिला अपन को, ये मिला अपन को कितना, ये मिला अपन को 16 मिला। तो 16 तो मिल गई अपन को टोटल इनकम। और साथ साथ डिवाइड करने क्या बोला, टोटल पॉपुलेशन को। तो टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर देंगे, कितनी पॉपुलेशन है, ए बी सी डी कितने, 4 है। तो फाइनली इसको डिवाइड किया 16 को 4 से। अब 16 को 4 से अपन डिवाइड करेंगे तो फाइनली अपन को कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो 4 क्या निकल के आया अपना, तो 4 निकल के आया वो है पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम अपन निकाल ली है। इसी सिनेरियो के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, पर कैपिटा इनकम को निकाल सकते हैं। पर कैपिटा इनकम क्या होती है और उसे कैसे निकालते हैं। और चलिए अपन रियल टॉपिक में आते हैं कि उसे निकालते कैसे हैं। कि जो वर्ल्ड बैंक होता है वो क्या करता है, एक रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023। तो इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड बैंक कहता है कि जिस कंट्री की इनकम $63,400 पर एनम है या इससे ज्यादा है तो वह कंट्री किस में आता है, रिच कंट्री की क्राइटेरिया में आता है। और जिस कंट्री की इनकम पर कैपिटा इनकम $2,400 या इससे कम है तो वह कंट्री किस क्राइटेरिया में आता है, पुअर कंट्री क्राइटेरिया में आता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो $10,013 पर एनम है। तो इस हिसाब से जो हमारा इंडिया है वह लो मिडिल इनकम की कंट्री में आता है। यानी इंडिया मिडिल और
पुअर कंट्री के बीच में आता है। और साथ साथ जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो रिच कंट्रियां होती हैं वो बेसिकली क्या कहलाती हैं, डेवलप कंट्री कहलाती हैं। मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज को छोड़कर, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि इनकम होती है वह बस डेवलपमेंट को डिफाइन नहीं करती है। अकेले इनकम से काम नहीं चलता है, बल्कि इनकम के अलावा और भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। अब बहुत सारे क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं इनकम के अलावा? तो पहला क्राइटेरिया होता है जिसे बोलते हैं अपन क्या, इक्वलिटी। दूसरा क्राइटेरिया है तुम्हारा फ्रीडम का। तीसरा क्राइटेरिया है हमारी हेल्थ का। और चौथा क्राइटेरिया है हमारी एजुकेशन का। तो इन सब पर भी डेवलपमेंट डिपेंड करती है। आया समझ में? तो इस टॉपिक को और भी अच्छे से समझते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया मीन्स इनकम के अलावा और भी कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, तो हम समझेंगे कुछ स्टेट के एग्जाम्पल से। जैसे दे के रखा हरियाणा दिया है, केरला दिया और बिहार दिया है। तो इसके सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम निकालते हैं। पर कैपिटा इनकम निकालते हैं तो चेक करेंगे जो हरियाणा, इसकी पर कैपिटा इनकम कितनी दे के रखी है, 2,64,729 दे के रखी है। और दूसरी अपन केरला की बात करते हैं तो इसकी पर कैपिटा इनकम है वो है 2,34,405। और बिहार की बात करेंगे तो इसकी पर कैपिटा इनकम है 47,498। तो इन तीनों को अपन ने कंपेयर किया है, तो इसमें सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम किसकी निकल के आई है, तो हरियाणा की निकल के आई है। कि इसकी हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी देके रखी है, 2,64,729 सबसे ज्यादा देके रखी है। तो पर कैपिटा के इनकम के हिसाब से तो सबसे डेवलप कौन सा कराएगा, स्टेट कौन सा कराएगा, अपना हरियाणा स्टेट कराएगा। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इसका मतलब हमें अदर क्राइटेरिया भी देखने पड़ेंगे, तभी हम निकाल पाएंगे कि इन तीन स्टेट में से कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा डेवलपमेंट में है। तो अदर क्राइटेरिया कौन कौन से हैं, तो उसमें आता है तुम्हारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आता है, उसके अलावा आता है लिटरेसी रेट आता है, और अदर क्राइटेरिया में तीसरा आता है नेट अटेंडेंस रेट आता है। तो सबसे पहले अपन तब बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, इट इंडिकेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन थ्रेड डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रपोजल ऑफ 1000 लिव्स चाइल्ड बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये बोलती है कि एक पर्टिकुलर ईयर में 1000 बच्चों में से कितने बच्चे मर जाते हैं कि एक साल कंप्लीट होने से पहले। तो ये कहलाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। तो हरियाणा का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 28 है। केरला की बात करेंगे तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 6 है। बिहार की बात करेंगे तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना निकल के आया, 27 निकल के आया। तो इस हिसाब से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट केरला का सबसे ज़्यादा कम है। इसका मतलब जो केरला है इस फील्ड में दोनों से आगे है। अब बात करते हैं अपन लिटरेसी रेट की। तो लिटरेसी रेट क्या है, द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेसी पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। मतलब 7 या उससे ज़्यादा एज ग्रुप के कितने पढ़े लिखे लोग हैं। तो अपन बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा में 82% क्या लोग हैं, लिटरेसी रेट है। केरला की बात करेंगे तो 94% है। और बिहार की बात करेंगे तो 62% है। मतलब बिहार में 100 में से 62% लोग क्या है, पढ़े लिखे हैं। तो इस क्राइटेरिया में भी देखेंगे जो केरला है वो इन तीनों में क्या बेस्ट आया हुआ है। तो लिटरेसी रेट में सबसे आगे कौन है तुम्हारा, केरला है तुम्हारा। अब तीसरा क्राइटेरिया क्या है हमारा, नेट अटेंडेंस रेशियो। मतलब द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज ऑफ 14 एंड 15 ईयर अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। मतलब 14 से 15 साल के बच्चे हैं जो स्कूल अटेंड करते हैं। ठीक है, मतलब 15 से 14 साल के जो बच्चे हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेंड करेंगे स्कूल, इसका क्राइटेरिया निकालना है। तो हरियाणा की बात करेंगे तो 100 में से कितने बच्चे अटेंड करते हैं, 7% बच्चे, 73% बच्चे, मतलब 73% बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं। केरला की बात करेंगे तो 100 में से 94% बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं। और बिहार की बात करेंगे तो 100 में से 69 बच्चे का स्कूल अटेंड करते हैं। तो इस क्राइटेरिया में भी जो केरला है वो क्या है, सबसे आगे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें 100 में से लगभग 94 बच्चे हैं जो क्या है, स्कूल अटेंड करते हैं। तो जो हमने तीनों क्राइटेरिया देखे हैं तो हमें यह समझ में आता है कि भले हरियाणा की पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा थी, लेकिन बाकी फैक्टर में हरियाणा पीछे रह गया। कहने का मतलब यह है कि इनकम ही इकलौता क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए किसी स्टेट और कंट्री को कंपेयर करने का, बल्कि इनकम के साथ साथ हमें अदर क्राइटेरिया का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा किसी डेवलपमेंट के लिए। अब देखना है कि जो केरला है वह अदर क्राइटेरिया में सबसे आगे था, क्योंकि केरला में जो हेल्थ है और एजुकेशन फैसिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब आया समझ में आपको? इसी से रिलेटेड एक बहुत अच्छी लाइन है, मनी कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। इसका मतलब यह है कि आपके पास पैसा है वह सारी चीज़ें नहीं खरीद सकता जो जीने के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल आप खुद ही सोचो कि आप पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट खरीद सकते हो। सिमिलरली क्या आप इन्फेक्शन होने से रोक सकते हो? ऐसा तो नहीं है कि इन्फेक्शन आपको पूछ कर आएगा कि आप पैसे वाले हो या गरीब हो। इन्फेक्शन तो किसी को भी हो सकता है, इसलिए इनकम के साथ साथ अदर फैक्टर को भी कंसीडर करना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटी। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ऐसी फैसिलिटी जो पब्लिक को दी जाती है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि लोग अच्छे से अपना जीवन जी सकें और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, उन्हें हम पब्लिक फैसिलिटी कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि पब्लिक फैसिलिटी आर दोज बेसिक फैसिलिटी विच आर प्रोवाइडेड टू ऑल
citizen by the government for their well-being and overall development। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो एजुकेशन सेक्टर में दी जाती है पब्लिक फैसिलिटी को, साथ साथ एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है लोगों को, साथ साथ हेल्थ सेक्टर में प्रोवाइड की जाती है पब्लिक फैसिलिटी, और साथ साथ क्या प्रोवाइड करी जाती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, पब्लिक फैसिलिटी के अंदर आते हैं। तो ये पब्लिक फैसिलिटी होती है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है लोगों के लिए। तो जितना ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी मिलेगी उतना ज़्यादा लोगों का जीवन उतना ही अच्छा हो सकेगा। इसलिए कुछ स्टेट हैं जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बहुत अच्छे से काम करते हैं और प्रोवाइड करते हैं लोगों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटी, जिसके कारण लोगों की अच्छी हेल्थ हो सके और उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिल सके। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बॉडी मास इंडेक्स, BMI। तो बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है, तो यह एक क्राइटेरिया होता है जिसकी मदद से हम किसी भी व्यक्ति के हेल्थ को स्टेटस को बता सकते हैं कि वह नरिश्ड है, कि वो अंडर नरिश्ड है, कि वो ओवरवेटेड है। यानी कि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, कि बॉडी मास इंडेक्स इज द क्राइटेरिया विच यूज टू फाइंड आउट वेदर अ पर्सन इज नरिश्ड, अंडर नरिश्ड और ओवरवेटेड। अब बॉडी मास इंडेक्स निकालते कैसे हैं, तो हाउ टू फाइंड बॉडी मास इंडेक्स। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है वेट को अपन केजी में लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं हाइट से, जो हाइट होता है उसको इसको लेते हैं मीटर स्क्वायर में लेते हैं। कि मान लो कि यह क्या है, एक पर्सन है जिसका वेट कितना दे के रखा हुआ है, 120 kg दे के रखा है, और उसकी हाइट कितनी है, 2 मीटर की उसकी हाइट है। ठीक है, दोनों चीज मिल गई अपन को, एक तो मिल गया उसका वजन, वेट मिल गया तो 120 kg, और उसकी हाइट कितनी है, 2 मीटर है। तो इसको अपन पुट करते हैं फॉर्मूले में। तो वेट कितना हो जाएगा इसका, 120 kg, और जो हाइट था इसका क्या है, 2 थी। तो हाइट का क्या अपन को स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो 120 को अपन डिवाइड करेंगे 4 से, तो फाइनल अपन को कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। 30 का निकल के आया इसका बॉडी मास इंडेक्स, इसका निकल गया 30 निकल के आया। इतना तो अपन को क्लियर हो गया इसका कि जो इसका वेट निकल के आया वो 30 निकल के आया। तो इस तरह से किसी भी पर्सन का अपन बॉडी मास इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो आगे एक क्राइटेरिया और होता है कि जब किसी का बॉडी मास इंडेक्स 80 से लेस देन होता है तो वो किस क्राइटेरिया में आता है, अंडर नरिश, मतलब कुपोषण की श्रृंखला में आता है। उसी प्रकार से जिसका बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज्यादा आता है तो वह ओवरवेटेड माना जाता है। और तीसरा क्राइटेरिया क्या होता है, जब उसका बॉडी मास इंडेक्स 80 से 25 के बीच में आता है तो वह नरिश्ड माना जाता है, इसका मतलब फिट माना जाता है। तो इस हिसाब से जो व्यक्ति है इसका बॉडी मास इंडेक्स कितना आया, 13 आया। तो इस हिसाब से ये व्यक्ति क्या है, तुम्हारा ओवरवेटेड है ये व्यक्ति, है ना, इसका वजन क्या है, थोड़ा ज्यादा है इसका। तो समझ में आया कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है और इसे कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों अब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है UNDP, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यह क्या करती है, एक रिपोर्ट जारी करती है जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है, चलिए जानते हैं। तो जैसे कि हमने देखा है कि जो वर्ल्ड बैंक था वह कंट्रीज को कंपेयर करता था इनकम के बेसिस पे, और इनकम के बेसिस पर ही कंक्लूड करता था कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है। ठीक उसी प्रकार जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो भी क्या करती है, कंट्री को कंपेयर करती है, लेकिन इस क्राइटेरिया को देखकर वो साथ साथ अदर क्राइटेरिया का भी यूज करती है। जैसे क्या होगा, एजुकेशन की फील्ड में हेल्थ की फील्ड को भी क्या करती है, कंसीडर करती है। और एक ह्यूमन डेवलपमेंट क्या करती है, इंडेक्स तैयार करती है, जिससे कंट्रीज को रैंक किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। उसी से रिलेटेड एक डाटा है जो दिया गया है, आप देख सकते हैं, जिसमें डिफरेंट कंट्री को कंपेयर किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्कूलिंग, और लास्ट में जो किया गया है वो दिया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। तो आप देख सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपको दिखाई दे रहा है, मतलब डेवलपमेंट के आधार पर कौन सी कंट्री कौन सी रैंक पर आती है, तो यह यहाँ पर दिया गया है, तो वह आप देख सकते हैं। तो आप इंडिया को देखेंगे अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के हिसाब से, तो जो इंडिया है उसकी वर्ल्ड में कौन सी रैंकिंग आई है, 134 रैंक आई है। तो इस आधार पर अपन बोल सकते हैं कि इंडिया ऑक्यूपाइड 134 रैंक इन द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो आए समझ में आपको। दोस्तों हमारा टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो आज के समय में लोग डेवलपमेंट के पीछे कुछ इस तरह से भाग रहे हैं कि यह नहीं सोच रहे हैं कि हमारे फ्यूचर को नुकसान भी हो सकता है। तो लोग डेवलपमेंट के लिए अपने वाटर का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस कारण से जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो डाउन होता जा रहा है, पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, और जो क्रूड ऑयल है उसका ओवर यूज कर रहे हैं। अब आप खुद ही सोचो कि ऐसे डेवलपमेंट किस काम का जो हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा है। और साथ साथ वो एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें हमें पता चला है कि जिस स्पीड से अपन क्रूड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आने वाले समय में 50 से 60 साल में जो क्रूड ऑयल के रिजर्व में वह क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो यह सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वह हमें यही बताता है कि डेवलपमेंट तो करो पर इस तरीके से करो कि जो हमारे एनवायरनमेंट है वह डैमेज ना हो, और जो फ्यूचर जनरेशन की नीड के साथ साथ कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, ताकि फ्यूचर जनरेशन में सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। तो यह हमारा चैप्टर का एंड होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें वर्ल्ड स्टडी को। थैंक यू।